बच्चों आज जो आपका टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट का। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कंपनी अकाउंट के बारे में। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कंपनी अकाउंट पढ़ोगे सबसे पहली चीज़ है कि जितने भी कंपनीज एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं आपके कंपनीज एक्ट 2013 से, कंपनीज एक्ट 2013। हमारे इंडिया में अभी कौन सा एक्ट चल रहा है भाई, तो इंडिया में चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, चाहे वो इशू ऑफ शेयर्स में हो, इशू ऑफ डिवेंचर्स में हो, रिडम्पशंस में हो, वो सारे किससे आएंगे, आपके कंपनीज एक्ट 2013 से। अब देखो एक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्ट मतलब होता क्या है। देखो एक्ट मतलब एक सेट रूल्स और रेगुलेशन का। एक्ट मतलब क्या होता है, एक पूरा सेट किस चीज़ का, रूल्स और रेगुलेशन का। तो रूल्स और रेगुलेशन के सेट को हम क्या कहते हैं, एक्ट। और वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। अब पूरे कंपनीज एक्ट की बात करें तो इसमें 470 सेक्शंस हैं। सेक्शंस क्या होते हैं भाई, सेक्शंस वो हैं जिसके अंदर में क्या करोगे, आपको सारे प्रोविजन मिलेंगे कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्या, वो सारे। तो आपके पूरे कंपनीज एक्ट में कितने भाई, 470 सेक्शन हैं और 29 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स क्या होते हैं कि भाई जैसे मान के चलो इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर हो गया जिसमें इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे सेक्शन मिलेंगे, डिसोल्यूशन का चैप्टर हो गया जिसमें डिसोल्यूशन से सारे चैप्टर मिलेंगे, ठीक है, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ऐसे करके। तो पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन, 29 चैप्टर। और शेड्यूल क्या होता है भाई, शेड्यूल है आपके पास में सात शेड्यूल हैं। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल में परफॉर्मा होते हैं कि आपका पीनल कैसे बनेगा, आपका बैलेंस शीट कैसे बनेगा। जैसे आपने जो चैप्टर किया होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग देखा आपने बैलेंस शीट कैसे बनवा रहा है। बैलेंस शीट भी आपका क्या रहा है भाई, सबसे ऊपर इक्विटी लायबिलिटी, उसके बाद में क्या आ रहा है आपका एसेट्स। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा हो गया, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्म हो गया, सारा कुछ कहाँ पे होता है, शेड्यूल में। तो अब इन टोटल बात ये है कि जब भी कंपनीज एक्ट पढ़ो आपको पता होना चाहिए हमारा एक्ट कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन हैं, 29 चैप्टर हैं और 7 शेड्यूल हैं। चलें बात करें कंपनीज की। तो देखो कंपनीज है क्या, कंपनी है क्या, फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ोगे या डेफिनेशन के बारे में पढ़ोगे, कंपनीज के बारे में। देखो इस पूरे वीडियोस में आपको कंपनीज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, फिर टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाऊंगा, फिर आपको 3 तरह की कंपनी, आपकी ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक, इन तीनों कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए भाई, आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से इसको करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनीज के बारे में। कंपनी है क्या, तो ध्यान रखना, देखो कंपनी है क्या, देखो कुछ लोगों का समूह है ना, कुछ लोगों का समूह मतलब क्या है कि जो पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, कंपनी के अंदर में आता है। अगर कंपनी की डेफिनेशन देखी जाए तो कंपनी में लिखा हुआ है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन विद कॉमन सील। कह रखा कंपनी क्या है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अब आर्टिफिशियल पर्सन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं। एक बात बताना, आर्टिफिशियल पर्सन किसे बोलोगे आप, जैसे जो ये इंसान है ये कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाएगा कि नेचुरल पर्सन। तो ध्यान रखना आप, हम सारे लोग क्या है, नेचुरल पर्सन। तो हमें क्या बोला जाता है, हमें बोला जाता है नेचुरल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो चीज़ या वो तरीका जिसको आपने लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया हो। हर वो चीज़ जो लॉ से क्रिएट किया गया है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, लॉ के रूल्स रेगुलेशन से बनाया गया है, लॉ के रूल्स रेगुलेशन से उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी क्या होता है भाई, कंपनी जो होता है ये होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, इसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अभी आएंगे, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये आपको डेफिनेशन का पता लग जाएगा वहाँ पे फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना। अब देखो जब कंपनी वाले इस चैप्टर में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके कुछ फीचर्स आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं। फीचर्स में सबसे पहला क्या है देखना, क्या रखा है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो कंपनी क्या होता है भाई, बॉडी कॉर्पोरेट। 1 मिनट में इंक चेंज कर लूँ, चलो। तो कंपनी का पहला फीचर क्या कह रखा है, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है समझना, क्या रखा है, ए कंपनी इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ लॉ इन फोर्स टाइम टू टाइम जनरली इन इंडिया द कंपनी दैट फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर द कंपनीज लॉ एक्सपर्ट द केस ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो क्या रखा है भाई, क्या कंपनी क्या होती है, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये लॉ के द्वारा बनाया जाता है। और इंडिया में अभी कौन सा लॉ चल रहा है, इंडिया में लॉ चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रखा है आपसे, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब समझते हो, ध्यान रखना कंपनीज के हम फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो कंपनी के अंदर में जो कंपनी का ऑनर होगा, कंपनी का ऑनर मतलब कंपनी का मालिक, और कंपनी का मालिक कौन होता है भाई, जो शेयर होल्डर होते हैं। तो कंपनी का ऑनर और कंपनी दोनों ही डिफरेंट पर्सन माने जाते हैं, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब आपने जो कंपनी बनाया हुआ है, जैसे मान के चलो ये ए लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो ए लिमिटेड की अपनी खुद की आइडेंटिटी होगी, खुद की पहचान होगी। ए लिमिटेड जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने नाम से करेगा। ए लिमिटेड जब भी कोई क्लाइंट के साथ में डील करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उसमें लिखा होगा ए लिमिटेड, ना कि ऑनर का नाम। देखो इसको बनाने वाला, जरूर मान लो इसको बनाने वाला था मिस्टर राम ने कौन सी कंपनी बनाई, ए लिमिटेड। तो अब जितना भी काम किया जाएगा वो सारा कुछ ए लिमिटेड के नाम से किया जाएगा। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ऑनर अलग,
और कंपनी अलग। कंपनी अपने नाम से ज़मीन खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से ज़मीन एक्वायर कर सकती है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है। तो ये सारा कुछ किसके नाम से होगा? कंपनी के खुद के नाम से, इसलिए बोला गया सेपरेट लीगल एंटिटी। आपका जो पॉइंट नंबर 3 है ये कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है समझना, जो कंपनी के ऑनर होते हैं, कंपनी के जो मेंबर होते हैं, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है भाई। लिमिटेड मतलब जैसे मान लो कि मिस्टर राम है, इसने 2 शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये है, तो टोटल राम को कितना चुकाना पड़ेगा? 200। अब राम की जो लाइबिलिटी है 200 रुपये पे लिमिटेड है, 200 रुपये से ज़्यादा कभी भी ये पे नहीं करेगा। तो इन टोटल जब ऑनर की लाइबिलिटी एक पॉइंट पे लिमिट हो जाए, एक पॉइंट पे जाकर रुक जाए, तो उसे हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। और कंपनी का ये फीचर है कि कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी ओनर्स होते हैं, सबकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब वो लिमिटेड हो सकता है या तो शेयर्स के द्वारा या तो गारंटी के द्वारा, जैसे कंपनी का नेचर उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। अब पॉइंट आता है आपका नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है समझना। परपेचुअल सक्सेशन को आप सिंगल लैंग्वेज में कह सकते हो, मेंबर में कम, मेंबर में गो बट कंपनी गो फॉर एवर। इट मीन्स कि कंपनी में मेंबर्स जो हैं वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऑनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे मैनेजमेंट, लेकिन कंपनी हमेशा आगे तक चलती रहेगी। कंपनी कभी लिमिटेड टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने 5 महीने के लिए नहीं बनाई जाती। कंपनी हमेशा किसके लिए बनाई जाती है? फ्यूचर ओरिएंटेड, बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है। जैसे टाटा कंपनी देख लो, आप आज टाटा कंपनी देख रहे हो, टाटा कंपनी के चेयरमैन के रूप में आप रतन टाटा को देख रहे हो, लेकिन रतन टाटा तो अब बने ना भाई, इनसे पहले टाटा कंपनी तो बहुत पुरानी है, जमशेदजी टाटा के टाइम से चली आ रही है। तो देखो उस समय जमशेदजी टाटा थे, और फिर उनके मैनेजमेंट में लोग थे, वो मेंबर्स आए मेंबर्स गए, बहुत सारे मेंबर्स आए मेंबर्स गए, लेकिन कंपनी क्या है जब से लेके अब तक चली आ रही है। तो इसे क्या बोलते हो आप? इसे बोलते हो परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी आ सकते, कंपनी में क्या है? मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे। मेंबर्स मतलब जो ऑनर्स हैं, और ऑनर कैसे बनते हैं भाई? जब शेयर्स खरीद लो आप ऑनर बन जाओगे, तो शेयर होल्डर आएंगे शेयर होल्डर जाएंगे, लेकिन कंपनी तो क्या है भाई, हमेशा ऐसे ही आगे चलती रहेगी। इसे क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। अब पॉइंट आता है आपका कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है समझो। कॉमन सील को ना आप मोहर मान सकते हो, जो सील होती है ना कंपनी को, उसे क्या कहते हैं? कॉमन सील। जैसे अब भाई एक बात बताओ, हम तो नेचुरल पर्सन है, हम साइन करने के लिए आराम से साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी क्या करती है, किसी के साथ में डील करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी के साइन होने चाहिए। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको ईंट पत्थर आके थोड़ी साइन करेगा। पता लग रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, वहाँ से 2 ईंट आ रहे हैं आके साइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो क्या है भाई, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो भाई आर्टिफिशियल पर्सन तो साइन कैसे किया जाए? तो कंपनी के पास खुद का स्टाम्प होता है, जिसे हम सील कहते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, जिसके साथ भी डील करेगी उस डॉक्यूमेंट्स पे क्या कर देगी? अपने सील को इंप्रेस कर देगी, मतलब सील को लगा देगी। इससे क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड हो जाएगा कि हाँ भाई ये साइन किसने किया है? कंपनी ने किया है। उस सील को क्या कहते हैं? उस सील को कहते हैं कॉमन सील। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर कंपनी का क्या होता है? सील लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन सील। अब एक और फीचर है कंपनी का, फीचर क्या है देखो, क्या रखा है? ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स। अभी नीचे अच्छी तरह समझाऊंगा कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पब्लिक कंपनी के शेयर्स हो तो आप दूसरे को बेच सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी का है तो भाई कुछ लिमिटेड लोगों के साथ कर सकते हैं, और अगर ओपीसी वगैरह है तो वो तो खैर बेच ही नहीं सकते। अभी नीचे इसके बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मे सीव्ड और वी सीव्ड। मतलब कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, या कंपनी भी किसी दूसरे कंपनी पे केस कर सकती है, या किसी नेचुरल इंसान पे केस कर सकती है। मान के चलो कि आपने ए लिमिटेड के साथ में कोई डील किया, ठीक है, अब आपने पेमेंट कर दिया, ए लिमिटेड उस काम को नहीं कर रहा, तो आपके पास में क्या राइट्स है? आप कोर्ट में जाओगे, ए लिमिटेड के खिलाफ केस कर दोगे। अब ए लिमिटेड क्या है? एक कंपनी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो यही तो बोला हुआ यहाँ पे ना, मे स्यू, कंपनी खुद केस कर सकती है, या कंपनी के ऊपर बी स्यूड है ना, कंपनी के ऊपर भी कोई क्या कर सकता है? केस कर सकता है। तो ये आपके फीचर्स है कंपनी के, जहाँ से जनरली 1 आध नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी की, कंपनी होती कितने तरीके की, टाइप्स ऑफ कंपनी के। तो ध्यान रखो भाई बच्चों, आपकी जो कंपनी है, 1 मिनट, चलो, आपकी जो कंपनी है, टाइप्स ऑफ कंपनी, मेनली देखा जाए तो कंपनी 2 तरीके की होती है। या तो कंपनी होगी आपके लिमिटेड कंपनी, या तो कंपनी होगी अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड वर्ड का मतलब मैंने समझाया था अभी आपको। लिमिटेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें मेंबर्स, मतलब जो ऑनर है, उसकी लाइबिलिटी एक पॉइंट तक जाके लिमिट है, तो उसे लिमिटेड कंपनी बोलेंगे। अगर उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, तो उसे क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड कंपनी। तो देखो, अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में नहीं पाई जाती। इंडिया में इस तरीके की कंपनी को क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया, मतलब कि कोई भी कंपनी इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती, लेकिन लिमिटेड कंपनी अपने यहाँ पे है। अब बोला भाई लिमिटेड मतलब जो मेंबर की लायबिलिटी, इसको लिमिट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो या तो वो कंपनी होगी लिमिटेड बाय शेयर्स, या वो कंपनी होगी लिमिटेड बाय गारंटी।
अब लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसा कि मान के चलो जितने जो मेंबर जितने रुपए के शेयर्स खरीदेगा उतना ही उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। जैसे वो सेम केस राम वाला देख लेते हैं। भाई राम एक शेयर होल्डर है जिसने 2 शेयर्स खरीदे हुए हैं, एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये है, तो मैक्सिमम इसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 200। तो इसकी लायबिलिटी लिमिट कितने पे हो गई 200 पे, और इसने क्या खरीदा था शेयर्स, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको इस कंपनी को बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब वो कंपनी जिसमें क्या है भाई शेयर्स इशू करे गए हैं, शेयर्स से मेंबर्स बनाए जाते हैं, तो उसे बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कौन सी होती है भाई, वो कंपनी जिसमें जो मेंबर होते हैं या ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं, एक गारंटी अमाउंट बता, जैसे मान को चलो भाई राम है, राम इस कंपनी का ओनर है, तो ये गारंटी अमाउंट बताएगा कि मैं आपको 50,000 रुपये तक दे पाऊंगा या 1 लाख तक दे पाऊंगा, तो जितना भी अमाउंट बताएगा वो हो जाएगा गारंटी, और इसकी लायबिलिटी वहीं पे क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी गारंटी अमाउंट तक, इसलिए ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी। अब जो मेन जो आपका टॉपिक है जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, वो ये रहा, 3 कंपनी आपके अपनी बुक में देखना, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, कि मेंबर के बेस पे आपकी मेनली 3 तरीके की कंपनी मिल जाएगी। मेंबर के बेस पे आपको कितने तरीके की कंपनी मिलेंगी भाई, 3 तरीके की कंपनी। सबसे पहला है आपका ओपीसी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको दूसरे लैंग्वेज में ओपीसी कंपनी, 1 पर्सन कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ओपीसी कंपनी एक नई तरीके की कंपनी है, ये केवल कौन से एक्ट में आई है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में आई है। इससे पहले जो आपका कंपनीज एक्ट था 1956, इसमें ओपीसी तरीके की कंपनी थी ही नहीं, इसमें केवल 2 ही कंपनी थे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसने एक और कंपनी बताया, वो क्या है आपका ओपीसी कंपनी। अब देखो ओपीसी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, वो कंपनी जिसमें मेंबर मतलब जो ऑनर होंगे केवल 1 होंगे। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है भाई, इसके बारे में सेक्शन 268 बात करता है, और इसके मेंबर होंगे कम से कम 2। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200। भाई पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिसमें कम से कम 7 मेंबर होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी, कितने भी हो सकते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख। जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इसके कितने सारे शेयर होल्डर हैं, और सारे शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं, मेंबर। मेंबर मतलब ऑनर। तो देखो इसके बारे में कौन, ओपीसी के बारे में किस सेक्शन ने बात किया, सेक्शन 2 क्लोज 62 ने। इसमें किसने बात किया, 2 क्लोज 68 ने। और पब्लिक कंपनी के बारे में कौन बात करता है, सेक्शन 2 क्लोज 71। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, एग्जाम में कई बार आपकी हेल्प करेंगे। अब बात आता है डायरेक्टर की, कि जो मिनिमम डायरेक्टर हैं वो ओपीसी कंपनी में कितने होने चाहिए, तो ओपीसी कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर होने चाहिए। आपकी जो प्राइवेट कंपनी है इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और जो आपकी पब्लिक कंपनी है इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। देखो ये कम से कम, मिनिमम इतने डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम तो भाई देखो नॉर्मली मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो उस लिमिट को भी एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ पर मिनिमम पूछेगा आपसे, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शेयर्स के ऊपर में। शेयर्स के ऊपर में क्या आता है कि भाई कौन सी कंपनी ऐसी है जो शेयर्स इशू कर सकती है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो शेयर्स इशू नहीं कर सकती या ट्रांसफर। तो ध्यान रखना ओपीसी कंपनी कौन सी कंपनी जिसमें 1 ही मेंबर होगा, अगर वो खुद के शेयर्स बेच ही देगा तो वो खुद मेंबर ही नहीं रह सकता। ठीक है, तो ओपीसी कंपनी मार्केट में कभी भी शेयर नहीं बेचती। दूसरा आता है प्राइवेट कंपनी। तो ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। सेक्शन 2 क्लोज 68 के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, इसको बोला जाता है कि आप कभी भी पब्लिक के बीच में अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते। आप केवल फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, जो भी आपका रिलेटिव है इनके आसपास में आप बेच सकते हो। आप पब्लिक को कभी भी इन्वाइट नहीं कर सकते, पब्लिक एट लार्ज को आप कभी भी इन्वाइट नहीं कर सकते अपने शेयर्स को खरीदने के लिए। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो तो पब्लिक कंपनी आराम से शेयर खरीदती है, बेचती है, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स ही तो मार्केट में बेचे जाते हैं। जो आपका शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट क्या है आपका, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें जो शेयर्स बेचे जाते हैं वो सारे कौन से के शेयर्स होते हैं, वो होते हैं पब्लिक कंपनियों के। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपने आप को लिस्ट करवा रखा है, लिस्टेड कंपनी, उनके शेयर्स बेचे जाते हैं NSE BSE पे। तो शेयर्स किसके पब्लिक में बेचे जा सकते हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर्स पब्लिक में बेचे जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक में कभी भी बेचे नहीं जा सकते। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इनको खोल कौन सकता है, इनकॉर्पोरेशन कौन कौन कर सकता है। तो ध्यान रखना जो ओपीसी कंपनी है उसको तो केवल नेचुरल पर्सन ही इनकॉर्पोरेट कर सकता है, मतलब नेचुरल कंपनी ही ओपीसी कंपनी खोल सकता है। नेचुरल पर्सन मतलब हम, आप, है ना, हमारे जैसे लोग क्या है नेचुरल पर्सन। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है या जो पब्लिक कंपनी है इसको नेचुरल पर्सन भी खोल सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी। जैसे मान के चलो कि नेचुरल पर्सन कौन कौन हो सकता है, जैसे मान के चलो भाई राम है, ठीक है, राम और रहीम, ये दोनों कंपनी खोलना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है नेचुरल पर्सन। ठीक है, राम खोलना चाहता है, ठीक है, और इसके साथ में एक A लिमिटेड है,
इसके साथ में बी लिमिटेड है, ये तीनों मिलकर खोलना चाहते हैं तो ये भी खोल सकते हैं। राम क्या हो गया, नेचुरल पर्सन, ये दोनों क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। तो गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि अगर तुम्हारी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है तो नेचुरल पर्सन भी खोल सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी। लेकिन अगर ओपीसी खोलना चाहो तो ओपीसी तो केवल नेचुरल पर्सन ही खोलेगा। और ना केवल यहीं पर रुक गई, गवर्नमेंट ने और कहा, गवर्नमेंट और क्या कहती है कि नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब नेचुरल पर्सन कैसा होना चाहिए, जो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, केवल वही खोल सकता है भाई। अब इंडिया का रेसिडेंट कौन होता है, किसे हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये मैं जस्ट नीचे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, जल्दी से देखो। कह रखा है कि देखो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप कौन सी कंपनी के खोलते हो आप, ओपीसी कंपनी। ओपीसी कंपनी जनरली छोटी कंपनी होती है। अगर ओपीसी कंपनी खोलोगे तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा जा रहा है तो फिर ये ओपीसी कंपनी नहीं रहेगी, इसको या तो प्राइवेट कंपनी में चेंज करो या तो पब्लिक कंपनी में चेंज करो। ठीक है, और इसका जो टर्नओवर है पिछले 3 सालों का एवरेज निकाल लेना। पिछले 3 सालों का क्या करना, एवरेज निकालना। और अगर इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है तब भी इसको ओपीसी के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते, इसको चेंज करके क्या बनाना पड़ेगा आपको, या तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। क्लियर है। अब देखो वो जो पॉइंट था ना आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते किसे हैं। एक बार एक काम करो, इसका ना अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको मैंने छोटा कर दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज़रूर, ये बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, तीनों कंपनी बार, कई बार देखो नॉर्मली बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं। डायरेक्टर पूछ सकता है कितने डायरेक्टर होते हैं इन कंपनी में। ठीक है, और आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी पर्सन ऐसे हैं जो भाई ओपीसी खोल सकते हैं, या ओपीसी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो लिमिट क्या है। तो लिमिट है भाई 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इसके नोट्स भी बना लेना, उतार लेना। अब देखो जो वो पॉइंट था ना हमारा कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे बोला जाएगा, तो सुनो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए जो इंडिया के कंडीशंस हैं वो ये हैं कि जो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता है वो हमारे इंडिया में पिछले साल, प्रीवियस ईयर में, पिछले साल कम से कम 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो। मतलब अगर कोई इंसान हमारे इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रुकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या बोलेंगे भाई कि अगर किसी इंसान को रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो कम से कम वो इंडिया में कितना दिन रहा हो भाई, 182 दिन या उससे ज़्यादा। अगर आप इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहते हो तो आपको क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 182 दिन की जो लिमिट है वो ज़रूरी नहीं कि आप एक बार आके इंडिया में रहो, हो सकता है आप आए 10 दिन रहे चले गए, फिर आए आप 20 दिन रहे चले गए, तो ऐसे टोटल जोड़ के 182 दिन चाहिए आपको, तब आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनोगे। और ये भी है, ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे रहो, हो सकता है आप 20 दिन राजस्थान में रहे हो, 40 दिन दिल्ली में रहे हो, 60 दिन मुंबई में रहे हो, इन सब को जोड़ के अगर 182 दिन पहुँचेगा तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने जाओगे, और अगर नहीं पहुँचेगा तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप नहीं माने जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो पार्ट फर्स्ट में यहीं तक करते हैं, जिसमें आपने क्या सीखा भाई, कंपनी के मीनिंग देखा, उसके फीचर्स देखे, कंपनी के टाइप्स देखे। अब शेयर्स के ऊपर नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करवा दूंगा, शेयर्स के ऊपर करवा दूंगा। तो बच्चे इसी तरीके से पढ़ते रहो। देखो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कभी भी देख लेना, एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू, पिछले साल तो एमसीक्यू भी था, अब 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे आएंगे। और एग्जाम कैसा होगा, शेड्यूल क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। देखो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका पेपर कैसा आएगा, क्या क्या सिलेबस है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके पहले सिलेबस ज़रूर देख लेना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखें अपना। ठीक है, और एफर्ट लगाएं, इस बार 90+ आ ही जाने चाहिए आपके, 90 to 95 तो लेके आओ। ठीक है, ओके बाय।